एफएम के सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं मई 2024 के। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है, थीम लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 12.5% डेट दे दिया गया है, डेट टू द इक्विटी रेशियो दे दिया गया है, रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर फंड्स, ऑपरेटिंग रेशियो, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू द सीओजीएस दे दिया गया, टैक्स रेट दे दिया गया, फिक्स एसेट करंट रेशियो दे दिया गया, हमको कैलकुलेट करके बताना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जीपी रेशियो एंड करंट एसेट। आंसर देखेंगे तो इंटरेस्ट पहले निकालेंगे तो 45 लाख हमको दिया गया था, डेट उसका मल्टीप्लाई करेंगे 12.5%, ये हमको परसेंटेज दिया गया था, तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रहेगा 5,62,500 का डेट टू द इक्विटी रेशियो दे देगा 1.5:1, तो 45 लाख का डेट है, डिवाइड करेंगे इक्विटी से इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 1 करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इक्विटी कितनी आ जाएगी 30 लाख की आ जाएगी। कैसे आई, तो यहाँ पर जो 45 लाख है उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो 30 लाख की हमारी क्या आ गई, इक्विटी आ गई। रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर फंड्स देखेंगे तो पीएटी को डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर फंड से, तो 54% हमको ये दिया गया था, 54% हमको दिया गया था। इसको डिवाइड किससे करेंगे, शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड हमारे यहाँ कितना है, तो इक्विटी जो है वही शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को और कुछ दिया नहीं गया है, तो इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड दूसरा क्या आता है, शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। तो यहाँ पर इक्विटी हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 लाख देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 54%, तो हमारे पास पीएटी निकल के आ जाएगा 16.20 लाख। पीबीटी देखना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 16.20 लाख जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 75% की वैल्यू होगी। क्यों यहाँ पर 75% की वैल्यू होगी, क्योंकि हमको टैक्स रेट कितना दिया गया था, 25% का दिया गया था। तो टैक्स निकालने के बाद की वैल्यू आती है, वो क्या होती है हमारी, पीएटी होती है। तो अगर पीबीटी 100 होता है, उसमें से टैक्स निकालेंगे 25 का, तो हमारे पास कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा पीएटी की वैल्यू है 16,20,000, वो 75% की वैल्यू है, तो 16,20,000 को डिवाइड करेंगे 75% तो 21,60,000 की हमारी क्या आ जाएगी, पीबीटी आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो पीबीआईटी को डिवाइड करेंगे सेल्स से। यहाँ पर हमको जो रेशियो दिया गया है उसके अंदर कुछ लिखा नहीं गया है, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो लिखा गया है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो होगा, क्या होगा ये हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो होगा, लेकिन हमको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला है, तो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर 100 में से 85 माइनस करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस का रेशियो दिया गया था, तो माइनस करेंगे तो 15% आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पीबीआईटी कितना निकलेगा, तो 21,60,000। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट को 5,62,500 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीबीआईटी आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे सेल से, तो यहाँ पर सेल्स हमारा कितना आ जाएगा, तो 21,60,000 प्लस 5,62,500 को ऐड करेंगे तो 27,22,500। इसको डिवाइड करेंगे 15%, तो सेल्स आ गया 1,81,50,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सीओजीएस का देखेंगे यहाँ पर, तो उसका हमको बाइफिकेशन दिया गया था कितना, 2:6 का रेशियो दिया गया था यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड द सीओजीएस हमारा कितना है, तो 1,81,50,000 मतलब 1,81,50,000 का हमारा सेल्स है। उसमें से माइनस करेंगे क्या, 27,22,500, ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा पीबीआईटी। तो जो डिफरेंट बचेगा वो क्या होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सीओजीएस होगा। तो यहाँ पर 1,54,27,500 का हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड सीओजीएस। इसका रेशियो हमको दिया गया था कितना, 2:6 का, तो 2 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 38,56,875 का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, और सीओजीएस निकालेंगे तो 1,15,70,625 आ जाएगा। अगर हमको जीपी देखना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सेल्स में से सीओजीएस माइनस करेंगे, तो सेल्स कितना है 1,81,50,000, इसमें से माइनस करेंगे 1,15,70,625, तो हमारा जीपी आ जाएगा 65,79,375। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। लायबिलिटी के अंदर हमको इक्विटी मिल गया, डेट मिल गया। इक्विटी कितना था, 30 लाख का, जो कि हमने क्या करा था, फाइंड करा था 30 लाख का। और डेट जो था वो हमको दिया गया था 45 लाख का। अब यहाँ पर और क्या बचा है, मिसिंग करंट लायबिलिटीज़ बचा है। और असेट साइड के अंदर हमको फिक्स असेट दिया गया था, फिक्स असेट कितना था, 39 लाख का दिया गया था, तो वो हम लोग लिख देंगे। और वहाँ पर असेट साइड पर करंट असेट बचा है। अभी यहाँ पर देखते हैं तो असेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल होता है, तो इक्विटी प्लस बाय डेट प्लस बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू फिक्स असेट प्लस बाय करंट असेट होगा। तो यहाँ पर 30 लाख 45 लाख प्लस बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 39 लाख प्लस बाय करंट असेट की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हमको करंट रेशियो दिया गया था कितना, 1.8:1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करंट असेट जो होगी वो कितनी होगी, 1.8 करंट लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 30 प्लस बाय 45 करेंगे तो 36 लाख इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो 1.8 है उसकी जगह पर ये करंट लायबिलिटी को अगर हम लोग लेके जाए, या तो हम लोग ऐसा बोले कि 1.8 लाख जो राइट हैंड साइड पर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.8 करंट लायबिलिटीज़ आएगा। यहाँ पर 36 लाख को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो कितना आएगा, करंट लायबिलिटी 45 लाख की आ जाएगी। यहाँ पर करंट असेट देखेंगे तो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 लाख से, तो कितना आ गया, करंट असेट 81 लाख की आ गई।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी को डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट से। तो ईबीआईटी हमारा था 27,22,500 डिवाइड करेंगे 5,62,500 तो 4.84 टाइम्स आ जाएगा। जीपी रेशियो देखेंगे तो जीपी बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो जीपी 65,79,375 डिवाइड करेंगे 1,81,50,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 36.25 हमारा जीपी रेशियो आ जाएगा। बी देखते हैं, अल्फा लिमिटेड ने प्रोवाइड करी हमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया गया है 25,000 शेयर्स 100 पर शेयर के हिसाब से 15% डिबेंचर 10,000 डिबेंचर 750 पर डिबेंचर के हिसाब से सेल्स दे दिया गया 50 लाख एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट के हिसाब से। वेरिएबल कॉस्ट दे दिया गया 12.5 पर यूनिट के हिसाब से। फिक्स कॉस्ट दे दिया गया 175 लाख की ड्यू टू द रीसेंट पॉलिसी चेंज के हिसाब से एंड द एंट्री ऑफ द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इन द सेक्टर। अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट टू सेल्स में डिक्लाइंस, अल्फा लिमिटेड ये एक्सपेक्ट करेगी कि उसका सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा 15% से लेकर 20% के बीच में। हाउएवर जो सेल है प्राइस एंड अदर कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, मतलब सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ सेल्स डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स विल बी कंटिन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स 20% रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिक्रीज इन द ईपीएस, कितना डिक्रीज आएगा ईपीएस के अंदर, और डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज पे सेपरेटली कैलकुलेट करके बताना। अगर सेल्स डिक्लाइन हो जाती है 15% से एंड अगर 20% से हो जाती है तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग के अंदर। और अगर सेल्स डिक्लाइन हो जाती है 15% से और सेल्स डिक्लाइन हो जाती है 20%, सेल्स इन द यूनिट्स कितना है तो 50 लाख जो एग्जिस्टिंग के अंदर है उसमें से माइनस करेंगे 15% है तो 42,50,000 की हमारी यहाँ पर सेल्स यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। और माइनस करेंगे अगर 50 लाख को 20% से तो 40 लाख आ जाएगा। ये हमारी सेल्स यूनिट डिक्लाइन 20% के हिसाब से आ गई। इसके अंदर सेल्स प्राइस पर यूनिट हमको दिया गया था 20, 20 और 20, ये तो सेम ही रहने वाला है तो इसको मल्टीप्लाई 20, 20, 20 रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी दी गई थी तो 12.5 दी गई थी, 12.50 की दी गई थी पर यूनिट की। तो उसको माइनस करेंगे तो 7.5 का कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा सारे के अंदर। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो सेल्स यूनिट से करेंगे तो 50 लाख को मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो 3,75 लाख। वैसे ही सेल्स डिक्लाइन के अंदर 42,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से तो 3,18,75,000 वैसे ही आ जाएगा तीनों के अंदर। इसके बाद फिक्स कॉस्ट हमको दी गई थी 1,75 लाख की, तीनों के अंदर लिख देंगे। उसको माइनस करेंगे तो ईबीआईटी मिल गया हमारा 2,01,43,75,000 1,25 लाख। इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा यहाँ पर तो 15% के हिसाब से है। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 से और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15% से तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर डिबेंचर का इंटरेस्ट 11,25,000 का आ जाएगा, तीनों के अंदर लिख देंगे। तो ईबीटी हमारा आ जाएगा 188,75,000 और वैसे ही डिक्रीज इन द 15% के अंदर 1,32,50,000 का आ जाएगा। और वैसे ही उसके अंदर भी आ जाएगा इसका टैक्स रेट 20% है तो माइनस कर देंगे 188,75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो 37,75,000 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो पीएटी आ जाएगा 1,51 लाख। और वैसे ही सेल्स डिक्लाइन 15% और 20% के अंदर भी कर देना। ईपीएस देखेंगे तो पीएटी को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द सेल्स। नंबर्स ऑफ द सेल्स कितने होंगे यहाँ पर तो तीनों के अंदर 25,000 सेल्स हैं तो 1,51 लाख को डिवाइड करेंगे 25,000 से तो 604 आ जाएगा हमारा। ये क्या हो गया ईपीएस हो गया। एग्जिस्टिंग के अंदर 15% डिक्रीज के अंदर 424 आ जाएगा और 20% डिक्रीज के अंदर कितना आएगा 364 आ जाएगा। अगर हम लोग डिक्रीज इन द ईपीएस देखेंगे तो कैसे निकालेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज इन द ईपीएस तो 424 जो है वो अभी हो गया है किस में से 604 में से। तो 604 माइनस बाय 424 करेंगे तो 180 का डिक्रीज हो गया। डिवाइड करेंगे 604 से तो कितना आ जाएगा 29.80% आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 20% के अंदर भी कर देना है। 20% के अंदर भी कैसे करेंगे तो 604 को माइनस करेंगे 364 से तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे किससे 604 से मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे तो 39.73। यहाँ पर बेस ईयर हमारा जो एक्जिस्टिंग है वही लेना होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज किससे फाइंड आउट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन को ईबीआईटी से डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन था हमारा 3,18,75,000 इसको डिवाइड करेंगे 1,43,75,000 से 15% के सेल्स के डिक्रीज के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा 2.22 आ जाएगा। वैसे ही 20% के अंदर भी हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। वहाँ पर उसने पूछा क्या था डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा था परसेंटेज चेंज। यहाँ पर हमको क्या पूछा था डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा था। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल के बता देंगे। तो परसेंटेज चेंज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। तो यहाँ पर कितना आएगा 28.125 डिवाइड करेंगे 15 से। कैसा है ये यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो ईबीआईटी कितना था पहले 2 करोड़ का था और अभी कितना हो गया 1,43,75,000। तो 1,43,75,000 को माइनस करेंगे किससे 2 करोड़ से और फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 2 करोड़ से। तो हमारा डिक्रीज़ कितना हो रहा है 28.125 हो रहा है। वैसे ही
अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स देखेंगे तो सेल्स के अंदर कितना डिक्रीज़ हो रहा है, तो सेल्स यूनिट के अंदर हम लोग देख सकते हैं या तो सेल्स यूनिट के अंदर हम लोग देख सकते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पर 42,50,000 हो रहा है। एग्जिस्टिंग कितना था 50 lakhs हो रहा है, तो मतलब 15% का चेंज है, तो डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1.875 का आ जाएगा डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। परसेंटेज के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर लिया। फाइनेंशियल लेवरेज में भी ऐसा ही होगा, तो EBIT को डिवाइड करेंगे EBT से, तो 1,43,75,000 को डिवाइड करेंगे 132,50,000 से, तो 1.08 आ जाएगा यहाँ पर। और डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज के हिसाब से भी देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन द EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द EBIT, तो 1.06 आ जाएगा। इसके बाद सी देखते हैं। फॉलोइंग इज द सेल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्राइट लिमिटेड। एनुअल सेल्स 90% ऑन द क्रेडिट के ऊपर दे दिया गया, 7,50,00,000 की है। क्रेडिट पीरियड 45 डेज़ का है। एवरेज कलेक्शन पीरियड 70 डेज़ का है। बैड डेट 0.75% है। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आउट ऑफ विच 2/5 जो है वो अवॉइडेबल है। कितनी है वो 18,60,000 की है। फैक्टर फॉर्म्स जो है वो ऑफर कर रहा है मैनेज करने के लिए कंपनीज़ के डेटर्स ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स बेसिस के ऊपर फैक्टर्स को लिया गया है एट अ सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज कितना है 2% का है। फैक्टर एग्री कर रहा है ग्रांट करने के लिए एडवांस अगेंस्ट द डेटर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। 14% का इंटरेस्ट रेट रहेगा आफ्टर होल्डिंग 20% रिजर्व पेमेंट पीरियड गारंटेड बाय द फैक्टर। पेमेंट पीरियड गारंटेड मतलब पेमेंट पीरियड की गारंटी कितने दिन का दे रहा है वो 45 डेज़ की दे रहा है। द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो दे दिया गया है वो 12.5% है। वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट कितना दिया गया है 50,000 का दिया गया है। रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द फैक्टर। कैलकुलेट करके बताना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग टू द कंपनी। अज्यूम करना 360 दिन है पूरे साल के अंदर। तो इवेल्युएट करेंगे फैक्टरिंग प्रपोजल। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पहले सेविंग कितनी हो रही है ड्यू टू द फैक्टर। तो बैड डेट के अंदर सेविंग हो रही है हमारी तो 7.5 करोड़ का 0.75% मल्टीप्लाई बाय 90%। क्यों यहाँ पर 90% कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर कितना था 90% ही था। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 506,250। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर सेविंग कितनी हो रही है 18.6 लाख की थी, जिसके अंदर 2/5 क्या थी अवॉइडेबल थी। तो 18.60 lakhs मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,44,000। इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू द रिडक्शन इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो रहा है, तो 7.5 करोड़ का 90%, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 70 माइनस बाय 45। यहाँ पर 70 माइनस बाय 45 क्यों किया हमने, कि पहले हमारे को कितने दिन में मिल रहा था 70 दिन के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड था, और अभी वो क्या कर रहा है 45 डेज़ के अंदर ही कर रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा डिफरेंस आएगा 70 माइनस बाय 45 डिवाइड करेंगे 360 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12.5% से। ये 12.5% क्या आया, तो ये 12.5 जो परसेंट था ये क्या था हमारा, ये कॉस्ट ऑफ द कैपिटल था हमारा 12.5% का। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5,85,937.5। टोटल करेंगे तो हमारी टोटल सेविंग कितनी हो रही है फैक्टर के हिसाब से 1836,187.5 की हो रही है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग कितना होगा, तो सर्विस चार्जेस वो लेगा, तो कितने पे लेगा, तो 90% पे लेगा। वो जो सेल्स का था मतलब जितना क्रेडिट होता है उसके ऊपर ही हमारा फैक्टरिंग कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर 7.5 करोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे 90%, क्योंकि 90% ही क्रेडिट था, और उसका 2%, क्योंकि यहाँ पर कितना था उसका चार्जेस 2% था सर्विस चार्जेस। तो यहाँ पर उसका 2% निकालेंगे तो 13,50,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट की कॉस्ट देखेंगे हम लोग तो 1,15,171.875 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 45। ये इंटरेस्ट की कॉस्ट जो यहाँ पर कैलकुलेट की है ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रिडंडेंसी पेमेंट कितनी होगी, तो 50,000 की होगी। अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो अगर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग जो है वो लेस देन द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, देयरफॉर द प्रपोजल एक्सेप्ट, ये हमारी एडवाइस रहेगी। लेकिन ये एडवाइस कैसे देंगे हम लोग, तो अभी पहले ऊपर कैलकुलेट करेंगे उसके बाद से हम लोग ये एडवाइस देंगे। तो क्रेडिट सेल्स कितना है, तो 7.5 करोड़ का उसका 90% हमारा क्या है क्रेडिट सेल्स है। 7.5 करोड़ का 90% हमारा क्रेडिट सेल्स है, तो वो कितना आ रहा है 6,75 लाख का आ रहा है। इसके अंदर हमारे को कितना 45 डेज़ के अंदर एवरेज लेवल ऑफ द रिसीवेबल्स आ रहा है, मतलब जो हमारा कलेक्शन पीरियड था वो कितना था 45 डेज़ का। तो 6.75 करोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 84,37,500। इसके अंदर सर्विस चार्जेस लेगा वो, तो कितना है 2% का है, तो वो निकालेंगे तो 168,750 का। रिजर्व्स देखते हैं तो 84,37,500 का 20% वो रिजर्व रखेगा। तो यहाँ पर हमको वो टोटल कितना हमको उसको देना पड़ेगा, तो ये जो रिज़र्व और ये जो सर्विस चार्जेस है ये दोनों निकाल के मतलब 18,56,250 की तो हमारी पूरी कॉस्ट ही हो जाती है।
जो कि वो रख लेगा और उसके बाद जो बचेगा वो हमको देगा लाकर। मतलब ये जो 84,37,500 जो है उसमें से ये 18,56,250 वो निकाल लेगा और उसके बाद का जो बचेगा मतलब 60 पहले 81,250 ये हमको लाकर देगा। इसमें से लेस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट कितना है तो 14% का 45 डेज़ का ये हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना है इंटरेस्ट लेस करेंगे तो 1,15,171.875 का लगेगा। 45 डेज़ का लगाया यहाँ पर इंटरेस्ट 14% पर एनम का था, इसलिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ पर 14% कैसे कैलकुलेट करेंगे पर एनम के हिसाब से फॉर 45 डेज। तो 60 पहले 81,250 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14% से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइड बाय 360 तो हमारा कितना आ जाएगा 1,15,171.875 आ जाएगा। तो नेट अमाउंट एडवांस अवेलेबल कितना होगा हमको, अगर हमको आज चाहिए होगा तो वो हमको कितना ला के देगा हमारे हाथ में 64,66,078.125। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव वे के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पर नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ द फर्म 435,187 और रेट ऑफ द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इतनी आएगी। यहाँ पर एवरेज लेवल ऑफ द रिसीवेबल का 70 दिन के हिसाब से होगा तो उसका भी कैलकुलेशन करके बताया, लेकिन हमको 70 दिन का नहीं, हमको तो कितने दिन का मांगा था 45 डेज़ के लिए ही मांगा था। तो यहाँ पर हम लोग 45 डेज़ वाला ही देखेंगे। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1,15,171.875। ये सिर्फ 45 डेज़ का होगा, तो हमको तो पूरे साल का निकाला था। 45 डेज़ का इतना है तो 360 डेज़ का कितना होगा, तो डिवाइड करेंगे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 तो 9,21,375 आएगा, क्योंकि हम तो पूरे साल का देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा टोटल नेट एनुअल कॉस्ट टू द फर्म कितना हो जाएगा 485,187.5 कैसे आ रहा है, तो जो हमारा 23,21,375 का खर्चा जो आ रहा है उसमें से हमको सेविंग्स कितनी हो रही है 18,36,187.5, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 485,187.5 आ जाएगा। और अगर हम इफेक्टिव कॉस्ट देखेंगे फैक्टरिंग के तो कितनी आ रही है हमारी, डिवाइड कर देंगे इसको 485,187.5 को 64,66,078.125 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 7.504% आ रही है। ये 64,66,078.125 कहाँ से आया, तो ये जो नेट अमाउंट अवेलेबल हमको होगी ये है वो। अभी यहाँ पर हम लोग एडवाइस क्या देंगे, तो यहाँ पर 7.504% का खर्चा हो रहा है, और जबकि हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल कितना आ रहा था, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल आ रहा था 12.5% का। तो यहाँ पर हम लोग सीधी एडवाइस देंगे कि जो रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग है वो कम है, 7 पॉइंट जितना ही है वो, और किससे कम है वो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल से। इसके लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, फैक्टर को हम लोग को ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द साइन लिमिटेड एज ऑन 31/3/2024 हमको दिया गया है। पर्टिकुलर्स दे दिए गए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से अमाउंट दे दी गई है। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 ईच के हिसाब से रिटर्न अर्निंग दे दिया गया। 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से 11% टर्म लोन दे दिया गया। टोटल दे दिया गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कंपनी इशू करिए 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से ऑन 1/4/2023 के दिन। मैच्योरिटी पीरियड है उसका 6 ईयर्स का। मैच्योर के अंदर जो डिबेंचर होल्डर उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको इक्विटी शेयर के अंदर किस रेशियो में 1:4 के रेशियो में। हर 4 शेयर्स मिलेंगे हर डिबेंचर होल्डर को, जिनके पास एक शेयर होगा उसको। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज ₹25 ईच है एज ऑन द 31/3/2024 एंड द ग्रोथ रेट जो दिया गया है वो हमको दिया गया है 6% पर एनम के सबसे पर भी दे दिया गया है कि जो प्रेफरेंस स्टॉक है वो रिडीमेबल है आफ्टर द 8 ईयर्स इज करंटली सेलिंग एट ₹150 पर शेयर के हिसाब से। सी देखते हैं द प्रिवेलिंग डिफ़ॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10 ईयर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया है ट्रेजरी बॉन्ड का 6%, मतलब ये RF हो गया। और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% दे दिया गया है। बीटा दे दिया गया हमको 1.54। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% का है और पर्सनल इनकम टैक्स रेट 20% का है। हमको कैलकुलेट करके बताना है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग एंड टर्म लोन। तो पहले देखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो CAPM मेथड के हिसाब से KE = RF + बीटा RM - RF। तो RF हमको दिया गया था 6, ये रिस्क फ्री था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6% था वो। उसके अंदर से
उसके अंदर फिर हमको बीटा दे दिया गया था कितना 1.54, आर एम माइनस बाय आर एफ ये हमको प्रीमियम दिया गया था कितना परसेंट का था 8% का था। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे के इज इक्वस टू 6% प्लस बाय 1.54 8% करेंगे उसका, तो कितना आएगा यहाँ पर टोटल करेंगे तो 18.32% का के आ गया। कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एंड दे दिया गया हमको 8 ईयर्स का। नेट प्रोसीडिंग कितना दिया गया हमको, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स 8 ईयर का दिया गया है और करंट की सेलिंग कितने पे है वो 150 पर शेयर के हिसाब से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नेट प्रोसीडिंग हमको यहाँ पर 150 का मिल रहा है। यहाँ पर दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप नेट प्रोसीडिंग जो है उसको 150 के हिसाब से लो, या तो आप नेट प्रोसीडिंग को 100 इसके हिसाब से लो, एंड जो आपका रिडम्पशन वैल्यू है 150 के हिसाब से लो। यहाँ पर दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले मेथड के अंदर दिया गया है तो नेट प्रोसीडिंग 150 रिडम्पशन वैल्यू 100। यहाँ पर हम लोग जो नीचे वाले मेथड होता है वो मॉड्यूल के अंदर दिया गया है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एन 8 दे दिया गया है, एन पी 100 दिया गया और रिडम्पशन वैल्यू 150 दिया गया है। ये मॉड्यूल के अंदर दिया गया है तो हम इसके हिसाब से करेंगे, लेकिन ऊपर का भी हम लोग देख लेते हैं। एन पी दे दिया गया 150, रिडम्पशन वैल्यू 100 दे दिया गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 15% के हिसाब से है, तो के पी का फॉर्मूला कहेंगे पी डी प्लस बाय आर बी माइनस बाय एन पी डिवाइड बाय एन, आर बी प्लस बाय एन पी डिवाइड बाय 2। के पी इज इक्वल टू 15%। ये 15% कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर 15% दिया गया था हमको, कितना था 15% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के हिसाब से था। तो यहाँ पर 15 प्लस बाय 100 माइनस बाय 150 डिवाइड बाई 8 डिवाइड करेंगे नीचे के अंदर 100 प्लस बाय 150 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमारा 7% के पी आ जाएगा। जो ऑल्टरनेटिव मेथड दिया गया है जहाँ पर हमको एन पी 100 लेना है और जो आर बी है वो 150 लेना है, ये हमको मॉड्यूल के अंदर भी ऐसे दिया गया था। तो मॉड्यूल के हिसाब से दिखते हैं तो 150 का आर बी हो गया, एन पी हो गया 100 का, एन दे दिया गया 8, प्रेफरेंस डिविडेंड 15 का हो गया। तो के पी इज इक्वल टू पी डी प्लस बाय आर बी माइनस बाय एन पी डिवाइड बाय एन, डिवाइड के अंदर आर बी प्लस बाय एन बी एन पी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के पी 17%। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर देखते हैं, तो जो रिडम्पशन वैल्यू वो कितनी थी 100 की थी, आर वी रिडम्पशन वैल्यू 100 की थी, वैल्यू आफ्टर द 5 ईयर्स कितनी होगी, तो यहाँ पर ग्रोथ दे दिया गया था हमको 6% का ग्रोथ दे दिया गया था, और कितने साल के बाद मैच्योर हो रहा है 6 ईयर्स के बाद मैच्योर हो रहा है। तो 1 प्लस बाय 0.6, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1.06 और रेस्ट में कितना करेंगे 5 करेंगे, क्योंकि 5th ईयर की वैल्यू देखनी होगी हमको, वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस आफ्टर द 5th ईयर। क्यों हमको 5th ईयर के बाद देखनी होगी, तो मैच्योर हमारा 6 साल के बाद हो रहा है विद द मैच्योरिटी ऑफ द 6th ईयर, एंड वहाँ पर हमको क्या बोला गया था कि 6% का क्या है हमारा ग्रोथ है। और ये जो हमारी मार्केट प्राइस दे दी गई थी 25 की, ये कब की दी गई थी 31 मार्च 2024 की दी गई थी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कौन सी डेट पे खड़े हैं, फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको कितने साल काउंट करने पड़ेंगे 5 साल ही काउंट करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर 5 साल हम लोग करेंगे और उसको ऐड कर देंगे कि हमको 5th ईयर के एंड की मार्केट वैल्यू दी गई थी। तो वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर द 5th ईयर कितनी हो जाएगी, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1.06 और रेस्ट में 5, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करेंगे 1.06 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक बार करेंगे, फिर इज इक्वल टू ऐसा करते जाएंगे 4 बार। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 33.46 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द शेयर्स देखते हैं तो 33.46 को मल्टीप्लाई विथ 4 से करेंगे, क्यों, क्योंकि एक डिबेंचर्स था उसको 4 इक्विटी शेयर्स मिलने वाले थे। तो कितना आ जाएगा 133.82 आ जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टर्स अगर चूज़ करते हैं रिडम्पशन वैल्यू, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 133.82, मतलब यहाँ पर अगर इन्वेस्टर चूज़ कर लेते हैं तो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं वो लोग, तो 133.82 की हमारी रिडम्पशन वैल्यू होगी। नेट प्रोसीडिंग 100 की हो जाएगी, एन हो जाएगा 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा 13 आ जाएगा यहाँ पर, और टैक्स रेट 25% का आ जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना था, यहाँ कन्वर्टेबल डिबेंचर का 13% कन्वर्टेबल डिबेंचर 100 के हिसाब से, इसलिए वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना हमारे को मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो आई 1 माइनस बाई टी प्लस बाय आर बी माइनस बाय एन पी डिवाइड बाय एन, ब्रैकेट नीचे होल्ड में क्या आएगा आर बी प्लस बाय एन बी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर कितना हमारा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.13% आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग क्या होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ द इक्विटी होता है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाता है अगर फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होती तो। यहाँ पर फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं थी तो के आर ई के ई हो जाएगा, तो 18.32% आ जाएगा वो भी। लेकिन यहाँ पर दूसरी मेथड से भी ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये उसके हिसाब से 14.66% आ रहा है। वो क्या हो रहा है, तो आर के आर इज इक्वल टू के ई 1 माइनस बाई टी पी, तो यहाँ पर कितना आएगा 18.32% मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बाई 0.20। ये 0.20 क्या है, तो ये जो हमारा था टैक्स, कौन सा टैक्स था ये हमारा, तो ये पर्सनल इनकम टैक्स था। तो इसको यहाँ पर माइनस करने के बाद की वो फिगर वहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं।
सजेस्टेड में दोनों मेथड दिया है, दोनों मेथड राइट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.66% आ जाएगा। हम लोग 18.32 भी ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन कितना था, तो वहाँ पर 11% था। 11 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स 25% का था, 25% का क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स था, और ये रेट कितना था, 11% टर्म लोन का था, हमको ऊपर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8.25% कॉस्ट ऑफ द टर्म लोन आ गया। इसके बाद देखते हैं बी, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द लेवर्ड एंड द अनलिवर्ड कंपनीज हैविंग द सेम बिजनेस रिस्क। कंपनी का एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया हमको 2 लाख रुपये का, EBIT 25,000 रुपये का, के दे दिया है 12.5%, सोल्ड दे दिया, डेट दे दिया गया 8% के हिसाब से इक्विटी दे दिया गया है। लेवर्ड और अनलिवर्ड कंपनी का दे दिया गया है, अनलिवर्ड के अंदर डेट नहीं होता। उसके बाद एट एन इन्वेस्टर कितना होल्ड करके बैठा है, 12% शेयर होल्ड करके बैठा है लिवर्ड कंपनी के अंदर। कैलकुलेट करके बताना कितना इंक्रीज होगा एनुअल अर्निंग ऑफ द इन्वेस्टर्स के अंदर, अगर वो स्विच कर जाते हैं हम लोग लिवर्ड से अनलिवर्ड के अंदर। तो यहाँ पर लिवर्ड अनलिवर्ड कंपनी इक्विटी देखेंगे तो 25,000 की हमारी क्या हो रही है, अभी तो अर्निंग हो रही है। कहाँ से निकाला, तो EBIT 25,000 का, इसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा ये जो 6,000 का जो डेट था हमारा, कितना 8% के हिसाब से लिया था, 75,000 का 8% करेंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। उसको माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12.5% हमारा क्या दिया गया था, तो KE दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्विटी 1,52,000 का। और वैसे ही अनलिवर्ड के अंदर देखेंगे तो 25,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 12.5% तो 2 लाख का आ गया। यहाँ पर डेट देखेंगे तो 75,000 और वहाँ पर नील हो जाएगा। टोटल देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई फॉर्म की, 2,27,000 लिवर्ड के अंदर है, और अनलिवर्ड के अंदर कितनी, 2 लाख रुपये की आ गई। स्टेप 1 देखते हैं, अर्निंग्स इन द लिवर्ड फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो 25,000 में से माइनस 6,000 करेंगे, और हमारा होल्डिंग कितना है, 12% का है, तो 2280 का हमारा क्या हो गया, अर्निंग्स हो गया लिवर्ड फॉर्म के अंदर। अगर हम लोग सेल करते थे लिवर्ड फॉर्म के शेयर्स को तो कितना है, 1,52,000 का 12% हमारे पास है, तो 18,250 हमको मिल जाएगा। उसमें के बाद हम लोग अगर लोन लेते हैं, बोरिंग लेते हैं, तो 8% के हिसाब से हमको भी मिल जाएगी। तो 75,000 का 12% हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 12% हमारा होल्डिंग है, तो 12% का हमारे को भी 8% के हिसाब से लोन मिल सकती है। तो वो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो इन्वेस्ट कर देंगे दोनों को, तो परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग निकालेंगे तो 18,250 प्लस 9,000 तो कितना आ जाएगा, 27,240 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 लाख से। क्यों 2 लाख से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो अनलिवर्ड फॉर्म की वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख रुपये की है। तो हमारे को कितना होल्डिंग मिल जाएगा यहाँ पर, तो परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग 13.62% हो जाएगा। अर्निंग्स देखते हैं तो 25,000 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13.62% के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा 3405 हो जाएगा अर्निंग्स। माइनस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि जो हमने उठाया है बोरोइंग उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो 9,000 का 8% करेंगे तो 720 माइनस करेंगे तो 2685 नेट अर्निंग हो गई। इंक्रीमेंटल इनकम देखेंगे अगर हम लोग तो 2685 माइनस बाय 2280 करेंगे। ये 2280 क्या था, जो हम लोग पहले जो लिवर्ड कंपनी के अंदर कमा रहे थे वो था। तो यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग कितनी हो गई, 405 रुपये की हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, HCP लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द रेलवे पार्ट फॉर द पैसेंजर कोचेज एंड द फ्रेट वैगन्स ड्यू टू द हाई वेस्टेज ऑफ द मटेरियल की वजह से एंड द क्वालिटी इश्यू की ऑफ द प्रोडक्शन की वजह से। जो जनरल मैनेजर है ऑफ द कंपनी वो बोल रहा है कि आप रिप्लेस कर दीजिए मशीन ए को विद द न्यू CNC मशीन बी। रिप्लेसमेंट का समय यहाँ पर, तो मशीन ए जो है उसकी बुक वैल्यू है 4,80,000 की। उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है, 6 साल की है। इट कुड बी सोल्ड, और उसको सोल्ड किया जा सकता है कितने पे, अगर अब ये हम लोग बेचेंगे तो 1,80,000 उसके अंदर से आ जाएंगे, कोई सेल्वेज नहीं मिलेगा आफ्टर द 6 ईयर। द परचेज प्राइस ऑफ द मशीन बी कितना है, 24 लाख रुपये का है। उसकी भी यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स की है। विल रिक्वायर्ड 1,40,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 60,000 टेस्टिंग के लिए। सब्सिडरी जो है वो 15% के हिसाब से है। परचेज प्राइस जो है ऑफ द मशीन बी विल रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट के पास से 15% की सब्सिडी मिलेगी। अगर कब मिलेगी, ये एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पे मिलेगी, मतलब इसको भी डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेल्वेज वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है, एट द एंड ऑफ द 6th ईयर 3,20,000 की है। जो जनरल मैनेजर है वो एस्टिमेट कर रहा है कि जो एनुअल सेविंग है अगर हम लोग बी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा। स्किल वर्कर्स जो हैं 3 उनको निकालना पड़ेगा, तो वो निकालेंगे तो उनकी एनुअल सेविंग्स हो जाएगी 1,68,000 ईच के हिसाब से, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,68,000 मल्टीप्लाई होती रही तो इतनी हमारी सेविंग्स हो जाएगी। 4,80,000 का हमारा वेस्टेज की ऑफ द मटेरियल की सेविंग हो जाएगी, और डिफेक्टिव की वजह से जो हो रहा था वो 4,80,000 एंड 3,50,000 का जो लॉस हो रहा है अगर हम लोग डिले कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग मशीन ए से बना के बेच रहे हैं तो हमारा डिले हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा सेल्स के अंदर लॉस हो रहा है 3,50,000 का परचेस ऑर्डर के हिसाब से, तो वो भी हमारा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी सेविंग्स हो गई। ऑपरेटिंग मशीन
बी जो है विल रिक्वायर्ड द सर्विस ट्रेनिंग, और मशीन बी के अंदर खर्चा कितना लग रहा है अभी, तो एनुअल सैलरी जो है वो 3,90,000 की उसके अंदर जाएगी। एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो लगेगी वो कितनी होगी, 1,54,000 की इंक्रीमेंटल है। एंड कंपनी का टैक्स रेट जो है वो 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमको दे दिया गया है 14% के हिसाब से। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है और इग्नोर करना है अगर कोई टैक्स सेविंग होती है तो, या लॉस होता है ड्यू टू द सेल्स ऑफ द एक्जिस्टिंग मशीन के ऊपर। 14% का हमको दे दिया गया है। पीवी फैक्टर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करके बताना है। एनपीवी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एडवाइस करके बताना है कंपनी क्या रिप्लेसमेंट डिसीजन लेगी। एंड ऑल्सो कैलकुलेट करके बताना डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो आंसर देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे। नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना लगेगा, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कितनी है, 24 लाख की है। उसमें से माइनस करेंगे सेल्स प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कितने की है, 1,80,000 तो हमको मिल जाएंगे, तो वो माइनस करेंगे। ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन 1,40 का और टेस्टिंग का 60,000 का हमको दिया गया था, तो वो भी हम लोग ऐड कर देंगे। और सब्सिडी जो है वो हमको फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगी, तो मतलब कितना आएगा, 24 लाख का 15% मिलेगा। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.877 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,15,720। यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर हमको जो सब्सिडी मिलती है वो किसके ऊपर मिलती है, कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन के ऊपर ही मिलती है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो, सॉरी नेट इनिशियल कैश आउटफ्लोज कितना हो गया, 21,04,280 आ गया। कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्जिस्टिंग मशीन के ऊपर कितना आएगा, 4,80,000 का डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 80,000 का आ जाएगा। यहाँ पर 4 लाख, ये मशीन बी का बता रहे हैं, 4,80,000 था जिसकी सेल्वेज वैल्यूज नहीं थी, और डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 ईयर की यूजफुल लाइफ थी, तो कितना आ जाएगा, 80,000 का हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन बेस करेंगे न्यू मशीन के ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कितनी है, 24 लाख की है। उसके अंदर इंस्टॉलेशन 1,40,000 का, टेस्टिंग कितना है, 60,000 का आएगा। सब्सिडरी गवर्नमेंट की 3,60,000 की मिल रही है। सब्सिडरी फ्रॉम द गवर्नमेंट कितना, 3,60,000 का मिल रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ से। सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द 6th ईयर कितना है, 3,20,000 का है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो 24 लाख के अंदर हम लोग इंस्टॉलेशन, यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन जो है न्यू मशीन का उसके बेसिस के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द न्यू मशीन, 19,20,000 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये सब निकाल रहे थे, क्या 24 लाख की क्या थी मशीन थी, उसके अंदर हम लोग ने इंस्टॉलेशन ऐड करा 1,40,000 का, उसके अंदर हम लोग टेस्टिंग ऐड करा कितना, 60,000 का। और उसके बाद ये जो सब्सिडरी थी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडरी फ्रॉम द गवर्नमेंट जो थी, कहाँ थी ये, यहाँ पर क्या था, तो ये 3,60,000 की सब्सिडी कैसे आ रही थी, तो 24 लाख का कितना परसेंट था, 15% था, तो वो कितना आ गया, 3,60,000 आ गया। ये माइनस करेंगे। यहाँ पर ऊपर के अंदर क्या था, कैश आउटफ्लो फाइंड कर रहे थे। कैश आउटफ्लो के अंदर क्या हो रहा था, हमको डिस्काउंटेड करना पड़ रहा था सब्सिडी को भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोग को सब्सिडी की अमाउंट जो होगी वही निकालनी पड़ेगी। और सेल्वेज की वैल्यूज़ कितनी थी 6th ईयर की, 3,20,000, तो ये भी हम लोग निकाल देंगे। ये भी सेल्वेज की वैल्यू हमको दी गई थी 3,20,000। इसका भी कोई डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आउटफ्लो नहीं ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए। तो 19,20,000 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, क्योंकि 6 ईयर इसकी भी यूजफुल लाइफ है, तो 3,20,000 का आ गया। तो अभी इंक्रीमेंटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,20,000 माइनस बाई 80,000 करेंगे तो कितना आ गया, 2,40,000 का हमारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटेशन करेंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर हमको सेविंग हो रही थी कास्ट के अंदर, तो 3 स्किल वर्कर थे जिनकी सैलरी 1,68,000 थी, तो उसके अंदर सेविंग हो रही थी। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 5,04,000 की हमारी ये आ गई। रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ द मटीरियल के अंदर वेस्टेज हो रहा था, उसकी भी रिडक्शन हो रही है 4,80,000 की। और फिर सेविंग के अंदर जो लॉस हो रहा था, लॉस ऑन द सेल्स हो रहा था, उसके जो सेविंग हो रही थी वो कितना था, 3,50,000 का था। तो टोटल करेंगे तो 13,34,000 आ जाएगा। लेस करेंगे हम लोग इंक्रीज इन द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, तो यहाँ पर 390,154, तो यहाँ पर 390,154, 390 किसकी थी, सैलरी ट्रेन टेक्नीशियंस की थी। और इंक्रीड एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो थी वो इतनी थी। तो टोटल करेंगे तो 5,44,000 की कॉस्ट बढ़ रही थी। 13,34,000 में से 544 माइनस करेंगे तो 7,90,000 का इंक्रीमेंटल सेविंग टैक्स, सेविंग बिफोर टैक्स एंड डेप्री आ जाएगा। इसके अंदर से लेस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,40,000 का, जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंटल पीपीटी आ जाएगा 5,50,000 का। इसमें से लेस करेंगे टैक्स 30% का, तो पीएटी आ जाएगा 3,85,000 का। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे 2,40,000 का। तो इंक्रीमेंटल से ये FAT कितना आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 6,25,000 का है। एनपीवी देखेंगे तो हम लोग इनिशियल कैश आउटफ्लो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पीवी से देखेंगे। 24,20,000 को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पीवी फैक्टर जो होता है 1 वो इतना ही रहता है। तो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंटल जो देखा था
कितना था वो इनिशियल कैश आउटफ्लो 21,04,280, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडरी की इफेक्ट देने के बाद का ही हमको देखना होता है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम लोग 21,04,280, ये हमारा आउटफ्लो था। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से देखेंगे तो वो 1 से 6 ईयर का कितना आ रहा था, 6,25,000 जो कि हमने इंक्रीमेंटल फाइंड आउट किया, उसका यहाँ पर क्यूमुलेटिव फैक्टर देखेंगे 14% का, तो इस सबको टोटल कर देंगे 0.877, 0.769, 0.675 और लास्ट तक का 0.456 तक का, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3.888 मल्टीप्लाई करेंगे 6,25,000 से 24,30,000 आ जाएगा। इसमें से सैलवेज जो है न्यू मशीन का 6th ईयर का उसको भी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, तो 3,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 से तो 1,45,920 आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो कितना निकल के आएगा 25,75,920 माइनस करेंगे 21,04,280 से तो कितना आएगा 4,71,649। पीवी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। उसके बाद पीआई देखेंगे तो सम ऑफ द डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे इनेटेड कैश आउटलेट से या तो टोटल डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो से, तो यहाँ पर कितना 25,75,920 को डिवाइड करेंगे 21,04,280 से तो 1.224 आ जाएगा। यहाँ पर एडवाइस क्या देंगे, एनपीवी पॉजिटिव है एंड पीआई ग्रेटर देन 1 है तो कंपनी को रिप्लेस कर देनी चाहिए उसकी मशीन को। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखेंगे यहाँ पर, तो कैश फ्लो 6,25,000 का आ रहा है हमारा से, और लास्ट ईयर जो है उसके अंदर क्या होगा तो सैलवेज ऐड हो जाएगा, तो वो वहाँ पर कितना हो जाएगा 9,45,000 आ जाएगा। सैलरी कितने का था तो 3,20,000 का था जो हमको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, 3,20,000 का जो हमारा सैलरीज था, उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। और उसको ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा PVCFS आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 548, 125, 480, 625 से लेकर 430, 920 तक, और इसका क्यूमुलेटिव करेंगे हम लोग तो हमको देखना पड़ेगा डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड कैसा 4th ईयर के अंदर हमारा कितना आ रहा है, वह 18,20,625 आ रहा है। और हमको पहुँचना कहाँ तक है, हमको पहुँचना है 21,04,280 तक, तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 21,04,280 माइनस बाई 18,20,625 और फिर डिवाइड किससे कर देंगे, तो यहाँ पर जो PVCFS जो दिया गया था कौन से ईयर का, तो 5th ईयर का जो दिया गया था 3,24,375, उसमें से हमको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4.87 ईयर्स आ जाएगा। अगर सब्सिडरी जो कैश इन्फ्लोज की है ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर हम लोग सब्सिडरी जो कैश इन्फ्लोज की है अगर उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग ले लेते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, नीचे दिए गए वैसे होगा। तो यहाँ पर इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है, जो जहाँ पर मशीनरी की वैल्यू थी 24 लाख रुपए की, उसमें से माइनस किया था 1,80,000, ये क्या था सेल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम द एक्जिस्टिंग मशीनरी, उसमें से इंस्टॉलेशन ऐड करना है, टेस्टिंग ऐड करना है, तो यहाँ पर 24,20,000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया था कि यहाँ पर निकालने के पहले मतलब जो सब्सिडरी की इफेक्ट हम लोग कहाँ दे रहे थे, कैश आउटफ्लो में दे रहे थे। अगर आपको यहाँ ना देनी हो इफेक्ट तो आप क्या कर सकते हो, जो आप कैश इनफ्लोज कर रहे हो उसके अंदर आप उसकी इफेक्ट दे दो सब्सिडरी की। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ यहाँ पर 360 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर से 3,15,720 यहाँ पर इन्फ्लोज के अंदर बता दिया, सिर्फ इतने इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसकी वजह से आपका NPV और PI में थोड़ा फ़र्क आएगा। बाकी हम लोग ऊपर के हिसाब से करेंगे, वही सही मेथड होती है। उसके बाद देखते हैं B, विस्ता लिमिटेड रिटेन अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023 बीइंग 40% ऑफ दी 40% कितना दिया गया 3.60 पर शेयर के हिसाब से, मतलब रिटेन अर्निंग दे दी गई 40% का और उसकी वैल्यू दे दी गई 3.60 पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी है वो फोर्स ही कर रही है उसकी ग्रोथ, मतलब कितनी 10% की उसकी ग्रोथ है पर एनम के हिसाब से है, नेक्स्ट 2 ईयर तक यही रहेगी। आफ्टर द ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू, उसके बाद 8% की ग्रोथ हो जाएगी पर एनम के हिसाब से। कंपनी मेंटेन कर रही है एक्जिस्टिंग पे आउट रेशियो को। अगर इन्वेस्टर जो है उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% का चाहिए तो कैलकुलेट करके बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से कितनी होगी ड्यूरिंग यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। तो यहाँ पर रिटर्न अर्निंग 40% की हमको दी गई है। डिविडेंड पे आउट कितना होगा तो 1 माइनस बाई बी करते हैं तो 60% निकल के आएगा। यहाँ पर 100 माइनस बाई 40 करेंगे तो कितना आएगा 60% आएगा। D0 कितना आ जाएगा तो 3.60 को डिवाइड करेंगे 40% मल्टीप्लाई करेंगे 60% से तो कितना आ जाएगा D0 5.4 आ जाएगा रुपीज़ के अंदर आएगा। ये मतलब अभी का क्या है डिविडेंड है। ग्रोथ कितनी है 10% की है, 2 सालों तक रहेगी और 8% की ग्रोथ 3rd ईयर से रहेगी इनफाइनाइट ईयर तक। तो ईयर देखते हैं 1, 2 और 3rd के अंदर भी क्या लिखेंगे हम लोग 2 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2nd ईयर के एंड पर खड़े होंगे। तो डिविडेंड कितना आएगा तो 5.40 प्लस बाय 10% करेंगे, यहाँ पर ग्रोथ ऐड करके करना होता है तो 5.94 और 5.94 के अंदर 10% की ग्रोथ ऐड करेंगे तो 6.534 आ जाएगा। और वैसे ही अगर हम लोग देखें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा तो हमको P2 निकालना पड़ेगा। P2 कैसे निकालेंगे तो P2 इज टू D3 डिवाइड करेंगे के ई माइनस बाई जी से, तो P2 इज टू D2 प्लस बाय 1 प्लस बाई जी डिवाइड करेंगे के ई माइनस बाई जी से। तो P2 इज टू यहाँ पर हमको कितना दिया गया था 6.534 का दिया गया था D2
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बाय 0.08 से, क्योंकि यहाँ पर क्या था 0.08 हमारा क्या है ग्रोथ है। डिवाइड करेंगे 0.15 से जो कि हमारा की है, माइनस करेंगे 0.08 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा 100.8103 आएगा। अभी इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना है 15% का डिस्काउंट फैक्टर है, तो 1 डिवाइड में 1.15 करेंगे तो कितना आएगा 0.869, यहाँ पर हम लोग 0.870 बोल सकते हैं। उसको फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 0.756, और फिर यहाँ पर सेकंड ईयर का ही फैक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर के एंड पर खड़े हैं, तो 0.756 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पी निकल के आ जाएगा 86.3201, और ये हमारी क्या होती है इंट्रिंसिक वैल्यू होती है।